और बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम की, क्योंकि यूपी में कल समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की सूची जारी की, तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग तेज हो गई। इसी सूची में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, आजम खान के अलावा कैराना से दागी प्रत्याशी नाहिद हसन के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने नाहिद हसन को टिकट देने पर हमला बोला है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, व्यभिचारियों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। दरिंदों को बचाने का काम सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने किया है। यूपी की सियासत में फिर से बवाल छिड़ा है। इस बार मुद्दा है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची का। 159 उम्मीदवारों की सूची में करहल से एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर औपचारिक मुहर लगाई गई, तो उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव को जसवंत नगर से टिकट दिया गया है। लेकिन बीजेपी को आपत्ति कुछ नामों पर है। इनमें सबसे अहम है कैराना से नाहिद हसन का नाम। इसके अलावा रामपुर सीट से आजम खान और स्वार सीट से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर देने की एक नींव रखी थी और उसका एक तरह से आज की सूची के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को यह दृश्य दिखाने का काम किया है कि चाहे कोई जेल में हो और चाहे बेल में, चाहे कोई दंगा के अपराधी हो और चाहे कोई कब्जा करने का अपराधी हो, चाहे गुंडों का संरक्षक हो, चाहे माफियाओं का संरक्षक हो, चाहे उसके पास उसके खिलाफ 100 अपराध हो, चाहे 200 अपराध हो, वही उनके सब खास हैं। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। वो सिद्ध भी कोई कर रहा है तो अखिलेश यादव ही कर रहे हैं। जिस प्रकार से टिकट वितरण कर रहे हैं, जिनको बेल नहीं मिल सकती, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर रहा है, आजम खान उनके बेटे हो, उनको भी वो टिकट दे रहे हैं। ये साफ हो रहा है कि जिस दिशा में अखिलेश जी चल रहे हैं वो फिर से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज रहे। बीजेपी नेताओं की इन आपत्तियों पर समाजवादी पार्टी ने भी तीखा पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में बहुत माहिर है। उन्हें हमारे इतनी बड़ी लिस्ट में केवल कुछ नाम दिख रहे हैं। अरे महाराज भूलिए नहीं, 5 साल से आप सरकार में थे और जो भी बेटियां योगी जी के पास मदद मांगने आई, या तो उन्होंने आत्महत्या किया है या आत्महत्या का प्रयास किया है। दरिंदों को बचाने का काम सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने किया है। समाजवादी पार्टी ने कल जिन 159 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है, इसमें पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण की सीटें शामिल हैं। एसपी की तरफ से ये सूची तब जारी हुई है जब बीजेपी ने पार्टी पर अपने उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक करने की चुनौती दी थी। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी से एक चैलेंज करती है, एक चुनौती करती है, और वो चैलेंज है, अखिलेश जी, यदि आप में हिम्मत है, नैतिकता है, मोरालिटी है, क्रेडिबिलिटी है, तो आप अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करें। दरअसल कैराना से नाहिद हसन की उम्मीदवारी पर बीजेपी खासतौर पर खफा है। नाहिद हसन के नाम कई आपराधिक केस हैं। इसी साल 15 जनवरी को नाहिद हसन ने पुलिस के सामने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आत्मसमर्पण किया था। समाजवादी पार्टी की सूची पर ट्वीट करते हुए बीजेपी के संबित पात्रा ने कहा, समाजवादी पार्टी की मजबूरी है, गुंडों अपराधियों को प्रत्याशी बनाना जरूरी है। लिस्ट नई, अपराधी वही। उत्तर प्रदेश को जो समाजवादी पार्टी ने सूची दी है बहुत ही कष्टकारी है। आज गैंगस्टर के अपराधी, रासुका के अपराधी, दंगाई, बलवाई, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, और भारतीय दंड संहिता की ऐसी कोई धारा नहीं बची जिसके तहत अपराधियों को उन्होंने टिकट न दिया हो। इस सूची में एक अहम नाम जेल में बंद चल रहे पूर्व मंत्री आजम खान का भी है। वो रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। उनके बेटे रामपुर की स्वार सीट से फिर चुनाव लड़ेंगे। 2017 में भी वो स्वार सीट से चुनाव जीते थे, किंतु फर्जी जन्मतिथि के मामले में सजा होने के कारण उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अपना दल ने आजम खान के बेटे के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारा है। पार्टी का अगर आदेश हुआ है, जैसी ये जानकारी मुझे आपसे ही मिल रही है, अगर ऐसा है तो चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। उम्मीद तो यही करिए कि वो चुनाव से पहले आ जाएं। और रामपुर शहर की जहां तक बात है,
ये वो विधानसभा सीट है जहां नारा लगा था आजम बनाम वजीर आजम। तभी आजम साहब जीते थे। अगर किसी के दिल में ये ख्याल है कि आजम खान साहब अगर जेल में हैं तो उनका इलेक्शन कमजोर होगा, ऐसा नहीं। रामपुर की स्वार सीट पर हमने एक बहुत ही वेल नोन फेस और कहिए कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित राजनीतिक घराने के सदस्य को अवसर दिया है। रामपुर की जनता बहुत उस परिवार को चाहती भी है, बहुत लगाव है और मुझे लगता है कि जिस तरीके की उनकी एक अच्छी साफ सुथरी छवि है, निश्चित रूप से वो अपनी जीत वहां पर दर्ज करेंगे। बीजेपी से बगावत कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य का नाम इस सूची से गायब होना चर्चा का विषय बना हुआ है। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से समाजवादी पार्टी अपने विधायक मनोज पांडे को फिर से टिकट दिया है। आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, कंट्रोवर्शियल नाम नाहिद हसन, इस तरह के नाम हैं जिसके बाद बीजेपी ने लिस्ट जारी होते ही समाजवादी पार्टी पर हमला शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी पर हमला लगातार बन रहा है। संबित पात्रा एक तरफ कह रहे हैं कि ये गुंडों की सूची है, तो वहीं बीजेपी के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया जा रहा है कि नाहिद हसन और इस तरह के नामों से समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले तुष्टीकरण की राजनीति करती नजर आ रही है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। लखनऊ से मेरे सहयोगी अभिषेक मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, देखिए, जिस नाहिद हसन को लेकर समाजवादी पार्टी की इतनी किरकिरी हो चुकी है, इतनी बार आलोचना की जा चुकी है, उसी को टिकट दे दिया, क्या मजबूरी है भाई? देखिए, बिल्कुल नेहा, नाहिद हसन को लेकर के पहले से बीजेपी सवाल कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उसी प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा जो जिताऊ होगा। यानी कि साफ तौर पर जीत इस समय समाजवादी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है और यही कारण था कि नाहिद हसन को टिकट दिया जाता है। आजम खान फिर से मैदान में है, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी मैदान में है और मनोज पांडे, जिनको लेकर के भी ऊंचाहार की सीट से साफ तौर पर अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे के लिए वो लगे हुए थे, उनको टिकट नहीं मिलता है क्योंकि उन्हें पता है कि मनोज पांडे की वहां जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए मनोज पांडे को टिकट दिया गया। तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट में उन उम्मीदवारों को पूरी तरीके से तरजीह मिली है जहां पर पार्टी को लगता है कि ये जीत कर ही आएंगे। यही कारण है कि नाहिद हसन पर तमाम तरह के सवाल उठाए गए। बीजेपी लगातार इसको लेकर के हाशिए पर लेती रही, लेकिन उसके बावजूद भी कैराना से वो मैदान में है। तो साफ नजर आता है कि चाहे आपराधिक मामले हो, चाहे दबंगई की बात हो या फिर जो भी स्थानीय नेता है, उन्हीं पर समाजवादी पार्टी ने एतबार किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। हरक सिंह रावत पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हरक सिंह ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। कि आपके अंदर भाजपा का ब्लड है और फिर अचानक से ब्लड कैसे चेंज हो गया? आजकल तो ब्लड चेंज हो रहा है, इतनी बीमारी फैल रही है, कोरोना महामारी हो गई है। धीरेन्द्र भाई कह रहा है कि उसको लिंक करके ब्लड मैंने जो भाजपा का एक एक बूंद थी सब निकाल के जो है अमित शाह जी को भिजवा दिया। भैया 5 साल ये तुम माफ करना तुम। भैया देखिए एक चीज सुनो, उस दिन क्योंकि मैं मंत्री था, उस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता था, तो क्या मैं उस दिन ये कहता कि मतलब ये तो नहीं हो सकता था कि मैं उस दिन कह देता, लेकिन आप उस दिन इशारा नहीं, माहौल नहीं देख रहे थे कि मेरे को मैं मंत्री भाजपा की ओर से था और तालियां मेरे बात पर सबसे ज्यादा कौन बजा रहे थे? कांग्रेसी भाई बजा रहे थे। तो उनके चेहरे और मेरे चेहरे से बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा था आपको कि जो है कुछ होने वाला है। भाजपा की टेबल पर मुख्यमंत्री के साथ जो खिलखिलाहट थी हरक सिंह रावत की, वो कुछ और कह रही थी, अब आप कुछ और कह रहे हैं। धामी, देखिए आज भी मैं धामी से कोई नाराजी नहीं है, ये बात सच है। भले उसने देर से क्यों काम, जैसे कोटद्वार मेडिकल कॉलेज बहुत लड़ाई लड़ने के बाद कर उसने 25 करोड़ जारी कर दिया, हालांकि ये पहले होना चाहिए था। अब तक बच्चों का एडमिशन हो जाते, हॉस्पिटल बन जाता। तो मेरे एक मलाल रह गया मुझे कि मैं कांग्रेस सरकार में मैंने विजय भवनों से शुरुआत की और मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, दून मेडिकल कॉलेज। मुझे मलाल रह गया कि मैं कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को 5 साल में नहीं बना पाया और एक कसक जैसी रह गई मेरे मन में। हरक सिंह जी, मेरा एक बार फिर से सवाल है, इस चीज की पटकथा क्या पहले लिखी जा चुकी थी? क्योंकि अभी आपने बताया कि कांग्रेसी ज्यादा खुश थे बीजेपी के मंत्री रहते हुए भी। नहीं, पटकथा तो नहीं लिखी गई थी, मैं आपको तो बहुत साफ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ना कि माहौल बनने लगता है।
और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के आंकड़ों से जुड़ी ये खबर है। नए केसेस में आज भारी गिरावट दर्ज की गई है। ये अच्छी खबर आ रही है आंकड़ों से जुड़ी हुई। थोड़ी देर पहले जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना के 2,55,874 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 614 लोगों की जान गई है, जबकि 2.5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। तो आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं किस तरीके से देश भर में 22 जनवरी को 3,37,704 मामले सामने आए थे। उसी दिन अगले दिन 23 जनवरी को 3,33,533 मामले सामने आए। 24 जनवरी 3,06,064 और 25 जनवरी यानी कि आज 2,55,874 नए मामले सामने आए हैं। पूरे देश भर का ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब 3 लाख से नीचे ये संख्या आ गई है। ये राहत भरी खबर है। अब तक 3 लाख से ऊपर मामले चल रहे थे। कर्नाटक अब भी राज्यों में टॉप पर बना हुआ है 46,000 मामलों के साथ। 46,426 है वहां पर नए मामलों की संख्या। वहीं तमिलनाडु 30,215, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर अभी भी 28,286 नए मामले। केरल 26,514 नए मामले। वहीं आंध्र प्रदेश नंबर 5 पर 14,502 मामलों के साथ। ये राज्यवार सूची हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कर्नाटक टॉप पर बना हुआ है 46,000 से ज्यादा मामलों के साथ। तो राज्यवार कोरोना का अपडेट 24 घंटे में कितने नए मामले हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किस तरीके से अब पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पहाड़ी इलाकों में जैसे मौसम का सर्द अटैक आ गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी के साइड इफेक्ट्स मैदानी इलाकों तक पहुंच रहे हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहर इस वक्त सर्दी का सितम झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि सर्दी के खतरनाक हालात फिलहाल थमने वाले नहीं हैं। उत्तर भारत के लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि बर्फबारी, शीतलहर और कोहरे में क्या कमी रह गई थी कि बारिश ने ठंड को और बढ़ा दिया। जनवरी में आधा हिंदुस्तान जम गया। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही। जम्मू कश्मीर में पारा -7 डिग्री तक लुढ़क गया है, तो वहीं उत्तराखंड में चुनावी गर्माहट के बीच पहाड़ों पर भारी बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी। इसके अलावा पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बरसात और घने बादलों ने सूर्य के दर्शन दुर्लभ कर दिए। ऊपर से मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है कि अभी ठंड बाकी है। जनवरी 2022 में इतनी बरसात हुई है कि फिलहाल ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। सर्द जनवरी ने इस बार भिगोने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और मौसम विभाग तो यहां तक कह रहा है कि इस बार जनवरी में ऐसी बरसात हुई है जिसने 10 साल, 20 साल, 50 साल नहीं, 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 1901 में आखिरी बार ऐसा हुआ था जब जनवरी में इतनी बरसात हुई थी। और खासकर पश्चिमी विक्षोभ पिछले कुछ दिनों में जो लेकर के बरसात आया, बीती रात जो देर तक बरसात हुई, उसके चलते 88 ml तक बरसात रिकॉर्ड की गई है। जबकि पिछले कुछ सालों में जनवरी में जो बरसात भी हुई है 2 mm, 4 mm, 5 mm तक होती रही। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार जनवरी 2022 में हुई बरसात ने पिछले 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले 1995 में जनवरी महीने में 69 मिलीमीटर बारिश हुई थी। उससे पहले 1989 में कुल 79 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि इस साल में जनवरी में 88 मिलीमीटर बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। January 2022 is the highest rainfall in last 122 year. 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। It has crossed all the earlier total, and 88.2 is very, because the January month, if you see in 2019 or 20, 4 millimeter only. 25 जनवरी के बाद उत्तरी हवाएं मजबूत होंगी जब हिमालय से ठंडी हवाएं मैदान की ओर आएंगी। इसके बाद 26 जनवरी से कोल्ड वेव की शुरुआत होगी। मौसम विभाग ने 26 और 27 जनवरी के लिए कोल्ड वेव अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली एनसीआर वालों को राहत इतनी मिलेगी कि थोड़े कोहरे और बादलों के बावजूद आसमान साफ होगा और जश्न में आए लोग आसमान में वायुसेना के करतब देख सकेंगे। इस बार 75 विमानों का
ऐतिहासिक फ्लाई पास्ट होने वाला है। उत्तराखंड में आज भारी बर्फबारी के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में बारिश हो सकती है, लेकिन दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लोग फिलहाल कड़कड़ाती ठंड का सामना करने के लिए तैयार हैं। आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।